भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी का रास्ता यहां से आता है। क्या साल 2050 में गांव देश के कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकते हैं? लेकिन यहाँ शहरों के मुकाबले प्रगति असमान है, परिवर्तन धीमा है और लोग जल्दी बदलना भी नहीं चाहते। फिर भी कुछ ग्रामीण इलाकों ने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर दिखाया है। 2050 में कैसा हो सकता है आपका गांव? गीता कुमारी 18 साल की हैं और उत्तर प्रदेश के सिरसा माचीपुर गांव में रहती हैं। इनके गांव की आबादी 2750 है। ये गांव देश की राजधानी से बहुत दूर नहीं है, लेकिन विकास में अभी भी काफी पीछे है। गीता गांव के माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान पढ़ाती हैं। इस कक्षा में वे छात्रों को तापमान के मानक फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना सिखा रही हैं। वे अपने गांव की उन गिनी चुनी महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। अब वो डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। उनके गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत इस्तेमाल करते हैं। किसान है, हमारे गांव में किसान भी हैं, मजदूरी भी करते हैं। औरतें घर का काम करती हैं, जंगल में जाती हैं, नियार लेने जाती हैं, खेती क्यारी में भी हाथ बढ़ाती हैं, भैंसों की भी करती हैं, नियार लाती हैं। ये भारत के लगभग हर गांव की कहानी है, लेकिन क्या वे देश के नेट न्यूट्रलिटी लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं? मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है और मैं यूएनडीपी में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का हेड हूँ। 65 से 70% जनता अभी भी गाँव में रहती है, लेकिन जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, जो जलवायु की प्रॉब्लम है, वो गाँव ने क्रिएट नहीं की है, वो शहरों के लोगों ने, शहर के वासियों ने क्रिएट की है, इंडस्ट्री ने क्रिएट की है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्रिएट की है। ये कहने के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शंस हैं। गांव के लोग भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो। लेकिन ये कार्बन नेट न्यूट्रलिटी आखिर है क्या? तो अगर हम जब कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेज निकल कहाँ से रही हैं, और फिर या तो हम उन्हें जहाँ से निकल रही हैं उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके उसको कम करें, या फिर जो गैस निकल रही है उसको हम सिक्वेस्टर, या जैसे कहते हैं जंगल पेड़ों में अब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ों को हम और लगाएं। कार्बन नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जा रही है उतनी ही हटाई भी जाए। इसे पेड़ लगाकर या सौर और पवन ऊर्जा जैसे तरीकों से हासिल किया जा सकता है ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। हाय, मेरा नाम शालू अग्रवाल है एंड मैं एक एनर्जी पॉलिसी रिसर्चर हूँ। भारतीय विलेज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट अपने आप को एनर्जी सक्षम बना रहे हैं, ऊर्जा सक्षम बना रहे हैं, और साथ ही साथ एक पूरा जीने का तरीका ही चेंज हो रहा है। लेकिन गीता के गांव में कई घरों में बिजली नहीं है। जिनके पास है भी तो अनियमित आती है और इस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जिन पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती, मोमबत्तियाँ, बैटरियों से काम चला जा रहा है। गांव में साक्षरता कम है और स्कूल बीच में ही छोड़ देने वालों की तादाद ज्यादा। इसका एक कारण बिजली ना आना है, जिससे बच्चे, खासकर लड़कियां, घर पर पढ़ाई नहीं कर पाती। हमारे गांव में जो लड़कियां हैं उनको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, क्योंकि उनके घर पर लाइट नहीं है, इसलिए वो पढ़े। उनके लिए बिल्कुल प्रॉपर मतलब लाइट होनी चाहिए, एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइट मतलब जरी रहे। 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं इंडिया में, एंड लगभग 2/3 जो भारत की पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है, विच इज़ वाई वी से इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी विलेजेस का जो भारत की एनर्जी डिमांड में जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी सिर्फ 1/3 के लगभग है। 2000 और 2020 के बीच में लगभग 800 मिलियन पीपल पहले जिनके पास बिजली नहीं थी उनको पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला, जिसका मतलब कि उन्होंने पहले जो केरोसिन यूज़ कर रहे थे पढ़ने के लिए बच्चे, या फिर रात में स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ते थे, उनके पास अब अपने घर में बिजली का कनेक्शन था, वो लाइट यूज़ कर सकते थे। और धीरे धीरे उन्होंने पंखे, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, इन सब का प्रयोग शुरू किया। और एसी और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जैसे जो मतलब हमको लगता है एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं हैं, एंड आगे जाके वो उनका यूज़ बढ़ेगा।
विच मीन्स एनर्जी डिमांड अभी गांव में बढ़ेगी। वे सही कह रही हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की मांग भी बढ़ने वाली है। ये जम्मू का पल्ली गांव है, जो अब 200 किलोवाट सौर ऊर्जा क्षमता वाली मिनी ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाली श्रुति गल्होत्रा 23 साल की सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इस मिनी ग्रिड ने उनके गांव के लोगों के जीवन को बदला है। तो पहले के मतलब 2-2, 3-3 घंटे का कट रहता था गांव में, तो उसकी वजह से छोटे बच्चे सब मतलब नींद भी नहीं पूरी होती थी, तो उसकी वजह से गर्मियों के दौरान तो बहुत दिक्कत होती थी। पहले लाइट भी आती थी तो इतनी डिम आती थी कि मेरे और मेरे भाई को दोनों को, चलो वो तो साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, बट हम दोनों को चश्मे हैं, क्योंकि हम इतनी डिम लाइट में पड़े हैं अपने बचपन में कि वो हमें आइस में इफ़ेक्ट करता ही था। बट अभी क्या है कि अभी फुल लाइट आती है फुल वोल्टेज के साथ, तो वो दिक्कत अभी नहीं आती है। तो फिर अभी वो चीज़ें जब रिड्यूस हो जाती हैं तो कंसंट्रेशन पढ़ाई पे अभी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। पहले क्या होता था, बाहर आप कभी रात को निकलना पड़े तो अंधेरा होता, तो अगर सोलर लाइट्स आ गई हैं तो वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। पहले तो ग्रिड में ही जाती है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सब यूज़ कर सकते हैं, मोटर पंप्स हैं हमारे पानी के लिए घर पे, और फैंस, लाइट्स, वटेवर वी वांट टू यूज़, रेफ्रिजरेटर, वो सब हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। भारत सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना। और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम लगभग 1 करोड़ भारतीय घरों तक रूफटॉप सोलर जो है उसको पहुंचाया जाए। सो उसके लिए इसमें सब्सिडी सपोर्ट है, कंज्यूमर एंगेजमेंट ड्राइव्स हो रही हैं। लगभग 1 करोड़ घरों ने रजिस्टर भी कर लिया है स्कीम के अंडर, एंड ऑफ कोर्स 1-2 साल में ये इंस्टॉलेशंस हो जाने चाहिए। यही स्कीम लगभग 30 गीगावाट ऑफ रूफटॉप कैपेसिटी क्रिएट कर देगा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट, राइट। एंड इसका कम से कम बड़ा हिस्सा विलेजेस में भी होगा। गीता एक और मुद्दे की ओर इशारा करती हैं। धान पानी की अधिक खपत वाली फसल है। गांव के सभी किसान बेहतर उपज के लिए फसलों पर भारी औद्योगिक कीटनाशकों को छिड़कते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। दुनिया में धान की फसल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस तरह की गीली चावल की खेती है। इसका कार्बन फुटप्रिंट बड़ा तो है ही, और इस तरह की धान की खेती से मीथेन उत्सर्जन को बढ़ावा मिलता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जलवायु के लिए लगभग 28 गुना ज्यादा खतरनाक है और खेती से हुई कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 48% का हिस्सेदार है। जैविक खाद का भी उपयोग जरूरी है। केमिकल दवाई ज़्यादा यूज ना होनी चाहिए, क्योंकि उनसे किसानों को प्रॉब्लम होती है। तो हम उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी बदल सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस होता है। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फार्मर्स बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो सकता है। खेती के बाद फसल की बर्बादी एक और बड़ी समस्या है। भारत हर साल 740 लाख टन अन्न बर्बाद करता है, जिससे 92,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है, जो इसे अन्न की बर्बादी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। बर्बादी मतलब उत्सर्जन, और इसकी एक वजह कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी है। लगभग 70% छोटे किसानों के पास 10 किलोमीटर के दायरे में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से इस बर्बादी को कम किया जा सकता है। मेरा नाम चंदा कुमारी है और मैं मझौलिया गांव, झपा पंचायत, बोछा ब्लॉक और मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली हूं, और मैं एक कृषि हूं। अभी हम अपने खेत में सबसे पहले भिंडी लगाएं, तो वो अच्छा खासा भिंडी भी अभी निकल रहा है, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद धान की खेती है, सीम, परोर, कद्दू, थोड़ा थोड़ा सब्जी के लिए लगाई हूँ। वो पहले मेरे पास कोल्ड स्टोर नहीं था, और ना ही अगल बगल में मेरे गांव में था तो बहुत दूर, जैसे शहर में था, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। घर लाने के बाद में वो सूखता था, फिर हम दूसरे दिन उसको बाज़ार ले जाते थे, तो उसको अच्छा मुनाफा नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा सामान ख़राब हो जाता था। उसके बाद में हमारे पास कोल्ड स्टोर आया। ये है जो बिजली से नहीं चल रहा है, ये सिर्फ सोलर से चला है, जैसे सनलाइट, ये सूरज की रोशनी, जैसे धूप से इसको चार्ज होने के बाद में
सोलर से ये चलता है। कार्बन का जो फैलना होता है वो नहीं होता है, बिजली का खर्च भी नहीं होता है, सीधा सनलाइट से ये चार्ज होता है और इससे बहुत अच्छा कूलिंग होता है। सोलर के आ जाने के बाद में मेरे पास जो भी सामान होता है और किसान के पास जो भी सामान होता है वो ख़राब नहीं होता है, वो सुरक्षित रहता है। इससे हम लोगों को आमदनी बढ़ता है। जैसे इसमें सामान अगर ख़राब नहीं हुआ तो उसको हम उचित मूल्य में बेचें और उचित मूल्य में अगर बिकेगा तो वो इनकम बढ़ेगा तो हम लोगों को खुशहाली बढ़ेगा। केरल की मीनानगढ़ी पंचायत ने इन गांवों की कार्बन प्रोफाइल बनाकर नेट न्यूट्रलिटी पर वैज्ञानिक तरीके से काम किया है। यहां पहले कार्बन उत्सर्जन की गणना की जाती है, फिर नीति बनाकर इस पर काम किया गया है। प्रोफाइल बनाते वक्त गांव 13,500 टन अतिरिक्त कार्बन पैदा कर रहा था। मेरा नाम अंजना है और मैं मीननगढ़ी के कपिकुना गांव से हूँ। मीननगढ़ी कार्बन न्यूट्रलिटी मेनली मीननगढ़ी में कार्बन न्यूट्रलिटी मुख्य रूप से उत्सर्जन और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पर केंद्रित है। एमिशन सेक्टर वी आर कैटेगरी। यहाँ उत्सर्जन 4 मुख्य तरह से होता है: ऊर्जा, कूड़ा, एफएलओ और परिवहन से। परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र मीननगढ़ी में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। सेक्टर विल बी कंट्रीब्यूट। हम मुख्य रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम जैसे वृक्ष बैंकिंग, ऑक्सीजन पार्क, ग्रीन आइलैंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पंचायत ने स्कूल की मदद से लगभग 40 प्रकार के बांस के पेड़ लगाए हैं। स्कूल एंड सपोर्टेड बाय द। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बच्चों के शुरुआती चरण में पर्यावरण जागरूकता देना है। अवेयरनेस टू द अर्ली स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन। भारत सरकार की एक पॉलिसी भी है एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो उसके तहत एक मिक्स्ड लैंड यूज टाइप हम काम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी हो और जंगल भी लगाए जाएं। फिर जो खेतों की मुड़ेर होती है उन पे पेड़ लगाए जा सकते हैं। पेड़ों में सोलर पैनल के नीचे खेती हो सकती है, उसे एग्री फोटोवोल्टेइक कहा जाता है। तो इन सब तरीकों से हम एमिशंस कम भी कर सकते हैं और उन्हें ऑफसेट भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान पेड़ लगाते हैं। पेड़ों को जियो टैग किया जाता है। हर पेड़ की उम्र, उसकी सेहत एक ऐप पर अपडेट होती है। पंचायत कार्यालय हर पेड़ के लिए सालाना कुछ रुपए किसानों के बैंक खाते में देती है, बशर्ते वे उन्हें ना काटें। इस ट्री बैंकिंग परियोजना से किसान प्रोत्साहित होता है। पेड़ों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है और अब यहाँ लोग फोटो सेशन कराने आते हैं। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक चूल्हा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत घाटे का सौदा है, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए। घरों में इसका असर जानलेवा होता है। लकड़ी और गोबर के उपलों से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण से हर साल करीब 38 लाख लोगों की जान जाती है। जहरीले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन के महीन कण होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। पहले से ही सूखे की मार झेल रहे क्षेत्रों में जंगल काटे जा रहे हैं। चूल्हा जलाने के लिए इस मौजूदा जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल टिकाऊ नहीं है। गीता के गांव में भी ज्यादातर महिलाएं लकड़ी और उपलों से चलने वाले इन पारंपरिक चूल्हों का इस्तेमाल करके खाना बनाती हैं। हमारे गांव से दूर एक जंगल है, लेडीज उसमें जाती हैं ग्रुप बनाकर और लकड़ी वहाँ से काट कर लाती हैं। लकड़ी काट कर लाती हैं, उनसे खाना बनाया जाता है। उनको प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा आने जाने में, और जो जब भी वो खाना बनाती है तो उनको धुआं लगता है, आंसू आ जाते हैं। जो वो खांसती है तो उनके जो धुआं है ना उनके मुंह के अंदर चला जाता है खांसने में, तो उनके फेफड़ों जो लंग्स हैं उनको दिक्कत आ जाती है, फिर उनको प्रॉब्लम बन जाती है। सिलेंडर जो बहुत महंगा आता है और उसकी जो सिलेंडर जो भरा जाता है, मतलब उस पर ज़्यादा महंगाई चल रही है सिलेंडर पे भी, इसलिए लेडीज इसलिए वो गैस पर खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनको प्रॉब्लम आती है। श्रुति के गांव पल्ली में कुछ लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोलर कुकर जब से आए हैं तो तब हम आराम से दोपहर का खाना इसमें रख के डिनर के लिए रख देते हैं और फिर बन जाता है। तो हमारी एलपीजी और हमें सेविंग तो डेफिनेटली हो रही है। और एलपीजी का सिलेंडर अब हम कह सकते हैं कि अभी 1200-1300 का आता है, अगर हम वो सब्सिडी की भी बात करें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प तो कर रहा है, फिनेंशियली भी हेल्प कर रहा है। मीननगढ़ी में कुछ घर बायोगैस जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच कर रहे हैं। इस गड्ढे को जैविक कचरे से भर दिया जाता है और चेम्बर समय के साथ कूड़े को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये चाय बायोगैस पर बनाई गई है। पंचायत खाद के गड्ढे, सोखने के गड्ढे और बायोगैस प्लांट उपलब्ध कराता है।
समाधान मौजूद हैं, लेकिन इनके सुचारू कार्यप्रणाली में खामियां हैं। लगाने के बाद भी सोलर पंप, कुकर और बायोगैस प्लांट का उपयोग नहीं होता। लोग बहुत एक आदी हो चुके हैं एक तरीके से काम करने के। अगर हमें इस तरह से चावल उगाना है तो हमें इसी तरह से चावल उगाना है, अगर हमें वाटर पंप इस तरीके से करना है तो हमें इसी तरीके से करना है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं समझा पाएंगे कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ये लार्जर जो डिसीजन है ये किस लिए हो रहा है और उससे इनको फ़ायदे क्या हैं, लोगों को फ़ायदा क्या होगा। हम 2070 का फ़ायदा दिखा के लोगों से आज काम नहीं करवा पाएंगे। ये बहुत जो रोज़ जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपनी जीवन शैली के लिए, वो 2070 का इंतज़ार नहीं करेगा कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। उन्हें चैलेंजेस आज हैं। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अगर हम उन्हें बताएं कि हमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है तो उनकी लाइफ के लिए शायद इम्पॉर्टेंट भी नहीं हो। तो हमें अगर उनको ऐसे कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे जिससे कि वो आज जो काम कर रहे हैं उसमें क्लाइमेट लोअर कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। गांव में एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये भी सब वर्क इन प्रोग्रेस है। बहुत सारा काम हुआ है इन सब चीज़ों पे, जो ये दर्शाता है कि जो हमारे गांव हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पर साथ के साथ अभी बहुत काम होना रहता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव में किसी स्कूल के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर रूफटॉप सोलर है, उसका मेंटेनेंस का इशू हो सकता है। उसको कैसे ठीक करना है, अगर वो ख़राब हो गया तो वो इशू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे शायद लोगों को पता नहीं है कि इसको कैसे मेंटेन करना है या फिर उनको ठीक करना नहीं आता। तो इसके लिए एक समाधान तो ये है कि हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें साथ के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के मॉड्यूल्स हों, एंड आपको गांव के ही सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे इसके लिए, जो कि वो वहाँ पे रह के ये काम करें, अपनी आजीविका भी चलाएं और उन सिस्टम्स को मेंटेन भी कर सकें। मीननगढ़ी में इस पहल ने नौकरियां भी पैदा की हैं और इसमें युवा और बुजुर्गों का पूरा योगदान है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने के लिए हमें क्लाइमेट स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमें क्लाइमेट स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, हमें क्लाइमेट स्मार्ट लाइवलीहुड्स चाहिए, हमें क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और हमें इन सब गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स का कन्वर्जेंस चाहिए। अगर आप गांव में काम करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बैठ के एक मेजर एक पॉलिसी डिक्टेट बना के आप नीचे काम नहीं करवा सकते। आपको गांव के लोगों की, ग्राम प्रधान की, ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी साझेदारी चाहिए होगी। हर गांव की प्रॉब्लम और सिचुएशन बहुत यूनिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक कुकी कटर मॉडल लगा के हम सारे देश में एक ही मॉडल को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिससे बड़े सिंपल तरीके से, जो कि साइंटिफिकली अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लोकल लोग समझ ही ना पाएँ और कर ही ना पाएँ, वैसा हमें एक मॉडल इख्तियार करना पड़ेगा जहाँ बड़े सिंपल इंडिकेटर्स से कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आप काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो एमिशन हो रहा है वो लोकल लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक साइंटिस्ट समझ लेगा या एक ब्यूरोक्रेट समझ लेगा और वो इस पूरे प्रक्रिया को पूरे देश में चला पाएगा। बिहार में भी इस तरह की पहल महिलाओं को सशक्त बना रही है। हमको भी पता नहीं था, हमको उस समय ऐसा था कि हम किसी के सामने सही से बोल नहीं पाते थे, अंदर से बोलना चाहते थे, फिर हम सोचते थे कि हम क्या बोलें। ऐसा था कि किसी को घर से निकलना मुश्किल था, कहीं जाने के लिए 10 बार सोचना होता था और अपने हस्बैंड को या किसी को साथ में लेकर जाना होता था। अब ऐसा महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है कि वो कहीं भी अच्छे से जाकर कोई भी काम करके अपने घर वापस आ सकती है। महिला के अंदर हर काम में वो आगे बढ़ती है और खुद से करती है। अगर कहीं जाना होता है, बैंक या खेती या कोई भी सामान, वो खुद से कर लेती है। तो ये जो महिलाएं हैं उनको एक नया आजीविका का स्रोत मिलता है और वो घर से बाहर निकलती हैं, कुछ नया करती हैं, कुछ नया सीखती हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। लेकिन सब कुछ पैसों और नई टेक्नोलॉजी में निवेश पर निर्भर करता है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें कि सोलर लाओ, विंड लाओ, बायोमास लेके आओ, एग्रीकल्चर को नेचुरल फार्मिंग करो, एवरीथिंग रिक्वायर्स फाइनेंस। सब्सिडी सपोर्ट होना चाहिए सरकार का, पर सिर्फ सब्सिडी के माध्यम से स्केल नहीं हो सकते प्रोग्राम्स, जिसके लिए हमें बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अफोर्डेबल पेशेंट कैपिटल चाहिए। इस फाइनेंस के माध्यम से हम गांव-गांव तक ये टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाएं। एंड एक जो प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है कि उनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, अभी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अभी नए शुरू हुए हैं, तो फिर जब क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो हमें इनोवेटिव तरीके चाहिए
कि हम उन लोगों को भी फाइनेंस दे सके जिनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। एंड इनफैक्ट मोस्ट रिसर्च शोज़ के वो लोग का जो पेमेंट रिकॉर्ड है वो कई बार कॉर्पोरेट से भी बेटर होता है। तो हमें अपने एक वो सेट मेंटल फ्रेमवर्क से बाहर निकल के गांव के लोगों के लिए नए फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे। स्थानीय जलवायु एक्शन प्लान के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। गीता चाहती हैं कि उनका गांव साफ सुथरा हो। वे चाहती हैं कि लोग कचरा कम करें और उनके आसपास साफ सफाई रखें। हमारे गांव का तालाब इसलिए सिकुड़ रहा है क्योंकि जो भी कूड़ा है उस गांव के तालाब में फेंका जा रहा है। हमारे गांव पे सड़कों पे भैंस बनती है, बुग्गी भी, और जो गोबर है ना, जो गोबर उसे भी डाल दिया जाता है सड़कों पर ही। पानी वानी पीवे बोतलों से, उनको नई सड़कों पे फैल देते हैं। वैसे जंगल वंगल में ऐसे चली जाती हैं टॉयलेट वगैरह करने। हमारे गांव में हाँ ये सुविधा नहीं है टॉयलेट। गंदगी से बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार वगैरह आ जाता है, और उनके जो रेड सा जैसा मच्छर वच्छर काटे तो रेड सा पड़ जाएगा, और उनके मतलब बीमार हो जाते हैं और फीवर आ जाता है उनको। मीननगढ़ी यहाँ भी भविष्य की राह दिखाता है। We are achieved 100% of the waste मीननगढ़ी पंचायत में एक हरित कर्म सेना है जो कचरे को अलग अलग कर रिसाइकलिंग करती है। हमने कूड़ा प्रबंधन में 100% लक्ष्य हासिल किया है। हर वार्ड में घरेलू स्तर पर कचरा इकट्ठा करने के लिए 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। वो घरेलू अकार्बनिक कचरे को इकट्ठा कर उन्हें सेग्रीगेट करती हैं। फिर कचरा मीननगढ़ी के रिसाइकलिंग केंद्र में जाता है। वहाँ कचरे को काटने, बेलने और अलग करने का काम होता है। हम पहचान सकते हैं कि रंगीन प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, थर्मोकोल की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें और कांच की बोतलें अलग अलग होती हैं। दूसरी सेग्रीगेशन के बाद रंगीन प्लास्टिक को कतरने की प्रक्रिया की जाती है। तो क्या 2050 तक भारत के गांव कार्बन न्यूट्रल बन सकेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में सोलर का जो भी है, जैसे सोलर पंप है, सोलर लाइट है, ये सब हमको मेरे गांव में होना चाहिए। कार्बन को हम लोगों को हटाना है। हमारे लिए सोलर बहुत अच्छा है, जो कार्बन उत्पन्न नहीं करता है। ये पहल दूसरे देशों में भी बहुत सफल होगी, पूरी दुनिया में भी लागू हो सकती है। युवाओं को ज्यादा हरित नौकरियां मिलेंगी। अभी हम एक एडवांस विलेज में आते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर। तो हमारी कुकिंग से और हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूजेज से हम कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर रहे हैं। कचरे को रिसाइकल कर दें, लाइट्स हम वो यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी हम वो यूज़ कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को कहीं हार्म नहीं कर रही। कुकिंग के वे हम वो यूज़ कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करे। पानी हम ऐसे तरीके से गर्म कर रहे हैं जो हार्म नहीं करे। तो डेफिनेटली ये एक एक पॉइंट हमारे 2050 के लक्ष्य तक हमें ले जाएगा, और हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट करे तो डेफिनेटली हम वो हिट कर सकते हैं टारगेट। और क्या गीता का अपने गांव को लेकर 2050 का सपना पूरा होगा? मेरा सपना ये है कि आगे आने वाला जीवन साफ सफाई ज़्यादा हो, सड़क चौड़ी हो, सड़कों पे जो गंदगी वो ना फैले, और जो हमारे पानी है वो स्वच्छ रहे। गांव का तालाब का पोखर का जो पानी है वो स्वच्छ रहे, और वहाँ कूड़ा करकट मतलब ज़्यादा तालाबों में ना फेंका जाए। और जो हमारे आसपास पेड़ होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। जैविक खाद का भी उपयोग ज़रूरी है। केमिकल दवाई ज़्यादा यूज ना होनी चाहिए क्योंकि उनसे किसानों को प्रॉब्लम होती है। पर लाइट नहीं है, या बिल्कुल प्रॉपर मतलब लाइट होनी चाहिए। एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइट मतलब जरी रहे। जो लेडीज हैं उनके लिए गैस सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि उनको खाना पकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गैस चूल्हे पर ही रोटी बनाए।